हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नया सेशन और अच्छी तरीके से आपकी चल रही प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने फिर से एक नई वीडियो में लाए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो डिस्कशन का पेपर है वो हमारा है पेपर फोर्थ आपका है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो हम इस पेपर को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि क्या हमारा निर्देशन और ठीक है होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को। और आज का ये सेशन है आपका, ये वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस भी करेंगे और आपको सब चीज़ पर डिस्कस किया जाएगा जहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ की इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए इस नोट्स की, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये सभी पेड रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सभी नोट्स आपको पेड स्टूडेंट्स को पहले ही भेजे जा चुके हैं। तो आज तो सिर्फ आपका सेशन है जो ज़बरदस्त हम 50 पॉइंट लेकर आए हैं। यहाँ हम अपने 50 पॉइंट को अच्छी तरीके से यहाँ डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को, और एक एक पॉइंट को रिलेट करके चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए, हमारा पहला पॉइंट है कि निर्देशन आखिर होता है। तो निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। आपका जो निर्देशन है, जो गाइडेंस है, गाइडेंस हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम किसी व्यक्ति का पूर्ण विकास करना चाहते हैं। जैसे कि अगर एक छोटा बच्चा हम उसको भी समझाते हैं तो किस लिए? क्योंकि उसकी बुद्धि में कुछ घुसे। ठीक है, तथा ये जो प्रक्रिया है ये हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब ये जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। आप जीवन के किसी भी पड़ाव पे किसी न किसी से गाइडेंस लेते ही लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है, निर्देशन एक सामान्यकृत और विशिष्ट प्रक्रिया है। कैसी है? सामान्यकृत है और आपकी विशिष्ट मीन्स स्पेशल भी प्रक्रिया है, क्योंकि गाइडेंस हर कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए अगला हमारा स्कूलों में निर्देशन। एक बुक है हमारी स्कूलों में निर्देशन। इस पुस्तक को बाकर मेहंदी ने लिखा है। बाकर मेहंदी राइटर है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक नाम है हमारा स्कूलों में निर्देशन। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है इसी में निर्देशन के सिद्धांत। निर्देशन के सिद्धांत कुछ जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने कुछ हमें निर्देशन के सिद्धांत भी बताए हैं। जैसे कि क्रो एंड क्रो ने 14 सिद्धांत बताए हैं। जी फ्रेंड्स, क्रो एंड क्रो ने 14 सिद्धांत बताए हैं। लिफिफर और टसेल ने हमारे 14 सिद्धांत बताए हैं। हम्फ्रीज और टेक्सल ने 7 सिद्धांत बताए हैं तथा जॉन्स ने 5 सिद्धांत बताए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रो एंड क्रो ने निर्देशन के कितने सिद्धांत बताए, तो आपको याद करना है कि 14 सिद्धांत बताए हैं। चलिए हमारा अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5, क्या कहता है कि जैसन और रिक्सीय के अनुसार निर्देशन को के 8 कार्य हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जैसन और रिक्सीय के अनुसार कितने निर्देशन के कार्य हैं, तो वो 8 कार्य हैं आपके। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, क्या कहता है कि भारत को निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय। अब भारत में जो गाइडेंस है, आखिर में इसका कोई श्रेय तो जाता होगा किसी को, तो वो जाता है श्री सोहनलाल एवं श्री केजी सैदन को जाता है भारत में को निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय। हमारा अगला है कि भारत में निर्देशन का कार्य कहां तक अभी पहुंचा है, तो अभी वो शिष्यावस्था में ही है। ठीक है, अभी अभी जन्मा ही है, आप ऐसे कह सकते हैं, शिष्यावस्था में भी है अभी। हमारा अगला है पॉइंट नंबर 8, क्या कहता है कि समस्त देशों में इसका प्रारंभ व्यावसायिक समस्याओं से हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, व्यावसायिक समस्याओं का मतलब है कि किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में यदि आप जाते हैं तो वहां आपकी गाइडेंस की जरूरत ही पड़ती है आपको, क्योंकि यदि आप कोई स्किल्स हासिल करना चाहते हैं तब भी आपको किसी न किसी की गाइड की जरूरत ही पड़ती है। चलिए हमारा अगला पॉइंट आता है भारत की कलकत्ता यूनिवर्सिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सन 1915 में, आप देख सकते हैं, सन 1915 में व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कब शाखा खोली गई, तो 1915 में खोली गई। किसकी? व्यवहारिक मनोविज्ञान की। चलिए हमारा अगला पॉइंट आता है 1938 से रिलेटेड है। 1938 में व्यवसायिक निर्देशन की शाखा स्थापित हुई। तो 1938 में आपकी व्यवसायिक निर्देशन की जो शाखा है ये स्थापित हुई, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके श्री जी.एस. बोस जी थे। ठीक है, श्री जी.एस. बोस जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11, क्या कहता है? 11 पॉइंट पर हम अपने चलते हैं। हमारा 11 पॉइंट आता है कि बंबई में निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना सन 1952 में की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि बंबई में निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना कब की गई, तो वो आपकी 1952 में की गई। हमारा अगला है उत्तर प्रदेश, आपके यूपी से रिलेटेड आ गया। उत्तर प्रदेश में सन 1942 में इलाहाबाद में, कहाँ? इलाहाबाद में मनोविज्ञान निर्देशन ब्यूरो की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में की गई। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आता है सन 1990 में
बम्बई सरकार ने, कौन सी सरकार ने, बम्बई सरकार ने 1950 में बम्बई सरकार ने भी व्यवसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना कर दी थी आपने। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो और व्यवसायिक निर्देशन ब्यूरो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कब की गई, 1950 में बम्बई सरकार ने की थी। हमारा अगला है पारसी पंचायत। जो पारसी समुदाय के लोग थे उनकी पंचायत में जो थे, जो कैरियर मास्टर जो थे के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती थी। ठीक है, पारसी जो पंचायत थी वो कैरियर मास्टर्स के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करती थी। कौन, पारसी पंचायत। हमारा अगला आ जाता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1954 में केंद्रीय शिक्षा तथा व्यवसायिक ब्यूरो की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय शिक्षा तथा व्यवसायिक ब्यूरो की स्थापना कब की, तो सन 1954 में कर दी थी। हमारा अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 16, क्या कहता है कि प्राथमिक शिक्षा में निर्देशन को कोठारी शिक्षा आयोग 1964, आप जानते हैं कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 के बीच में दौलत सिंह कोठारी ने प्रारंभ करवाया। किसमें, प्राथमिक शिक्षा में निर्देशन। आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा में निर्देशन कब से प्रारंभ हुआ, तो आपका कोठारी शिक्षा से प्रारंभ हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन जाता है पॉइंट नंबर 17, क्या कहता है कि भारत में निर्देशन जो है उसकी सेवाएं 4 स्तरों पर संगठित की जाती हैं। भारत में निर्देशन की जो स्तर की जो सेवाएं हैं वो 4 में की जाती हैं, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, निजी स्तर और विश्वविद्यालय या कॉलेज और विद्यालय स्तर पर। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 18, क्या कहता है केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना 1954 में की गई। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है 19 नंबर पॉइंट है राज्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो इसकी स्थापना मुदाली शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई। किसकी, राज्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो की किस पर की गई, मुदाली शिक्षा आयोग पर की गई तथा राजस्थान के बीकानेर में 1985 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान के बीकानेर में कब की गई, 1985 में स्थापना की गई। चलिए हम अगले अपने पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 20 क्या कहता है, तो पॉइंट नंबर 20 हमारा कहता है एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस। जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो ये क्रो एंड क्रो इसके राइटर हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो इसके राइटर हैं, एंड इंट्रोडक्शन गाइडेंस की। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 21, क्या कहता है कि पाठ्य पुस्तकों का चुनाव। जो पाठ्य विषय हैं इनका चुनाव 1935 में माध्यमिक की शिक्षा आयोग ने इसकी पहल की थी कि कहीं ना कहीं तो पाठ्य विषय का चुनाव किया जाए। कब की गई, तो 1935 में। ठीक है, हमारा अगला आता है 22 नंबर का पॉइंट है कि आर्बकल ने परामर्श के 3 तत्व बताए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्बकल ने परामर्श के कितने तत्व बताए, तो 3 तत्व बताए हैं। ठीक है, 3 तत्व आपके होते हैं, तो प्रेषक, प्राप्तकर्ता और एक होता है माध्यम, जिस माध्यम से कर रहे हैं हम। विलियम कोटल ने 5 तत्व बताए। कितने, विलियम कोटल ने परामर्श के कितने, 5 तत्व बताए। फ्रेंड्स, आपसे परामर्श और निर्देशन से रिलेटेड मैंने एक क्लास पहले ही अपलोड कर दी थी, आप उस क्लास को देख लीजिए, आपके एक भी डाउट नहीं रहेंगे, आप इस पेपर को अच्छे से वहाँ से क्लियर कर सकते। सिर्फ आपकी 10 से 15 मिनट की वो क्लास रहेगी, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है हमारा परामर्श मनोचिकित्सा नहीं है। जो परामर्श है वो मनोचिकित्सा नहीं है, क्योंकि मनोचिकित्सा में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों का उपचार होता है, जबकि परामर्श में सामान्य व्यक्तियों की निर्णय लेने में सहायता की जाती है, क्योंकि परामर्श हम तभी तो देते हैं। ठीक है, अगला हमारा विलियमसन ने निर्देशात्मक परामर्श के निम्नलिखित 6 सोपान बताए हैं। विलियमसन ने निर्देशात्मक परामर्श के कितने, तो 6 सोपान बताए हैं, 6 सोपान। ठीक है, अगला हमारा 26 नंबर पॉइंट है रोजर्स ने अनुदेशीय परामर्श की 3 विशेषताएं बताई। जो रोजर्स थे इन्होंने अनुदेशीय परामर्श की कितनी विशेषताएं बताई, तो 3 विशेषताएं बताई हैं, 3 विशेषताएं बताई हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 27, विलियम स्नाइडर। जो विलियम स्नाइडर हैं इन्होंने अनुदेशात्मक परामर्श के 4 प्रमुख अभिग्रह बताए हैं। 4 प्रमुख अभिग्रह किसने बताए हैं अनुदेशात्मक परामर्श के, तो वो बताए हैं विलियम स्नाइडर ने, विलियम स्नाइडर ने। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आ जाता है निदेशात्मक परामर्श। निदेशात्मक परामर्श उपबोधक केंद्रित तथा अनुदेशात्मक परामर्श उपबोध केंद्र होता है। ठीक है, उपबोधक केंद्रित और उपबोध केंद्रित होता है। हमारा अगला आता है 29 नंबर का पॉइंट है कि संग्रही परामर्श के जन्मदाता कौन है, तो वो है आपके एफसी यॉर्न। एफसी यॉर्न जो थे वो संग्रही परामर्श के जन्मदाता है आपकी। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 30, देख लेते हैं। 30 हमारा पॉइंट है कि प्रतिभावान बालक जो होते हैं, प्रतिभावान बालक कौन से होते हैं, तो ऐसे बालकों को प्रतिभावान माना जाता है जिनकी बुद्धिलब्धि 120 से ऊपर होती है। ठीक है, बुद्धि से मैंने आपको एक लेक्चर बिल्कुल से कंप्लीट करा दिया बुद्धि से रिलेटेड, आप उसको भी देख लीजिएगा, आपके वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं, सामान्य बालक कौन से होते हैं, मंद बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, ये सारा कुछ मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अगला हमारा पॉइंट है क्रो एंड क्रो ने प्रतिभावान बालक को 2 वर्गों में बांटा है। ठीक है, प्रतिभावान बालकों को क्रो एंड क्रो ने कितने 2 वर्गों में बांटा है। हमारा अगला आता है 31 नंबर मंद
अधिगमकर्ता मतलब जिसकी बुद्धि सुगड़ गई है, मतलब जिनमें कम समझ में आता है, जो धीरे धीरे समझते हैं, उनकी बुद्धिलब्धि 76 से 89 के मध्य होती है। मैंने इसको भी आपको वहाँ डिस्कस बुद्धि के चैप्टर में सारा कुछ कर दिया, आप उस वीडियो को देख लेते तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे यहाँ से। अगला हमारा मंद अधिगमकर्ता को 2 प्रकार की होती है। कौन से? एक होते पृथक व्यवस्था चाहने वाले बालक, मतलब उन्हें अलग अलग चाहिए, सब कुछ अलग अलग। और एक है समन्वित सामान्य व्यवस्था द्वारा शोषित बालक, सेवित बालक, ठीक है। अगला हमारा पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक कौन से? वे बालक जो अपनी आयु के जन्म के समान साथियों की समान गति से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इनकी निष्पत्ति लब्धि 85 से कम होती है, इनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है, हम कहते हैं क्या? पिछड़े बालक, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है एक फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बोले जाते हैं। निष्पत्ति लब्धि मतलब आपका जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है, उसका जो फॉर्मूला है वो आपका है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। जैसे कि किसी व्यक्ति की शैक्षिक आयु, किसी व्यक्ति की जो शैक्षिक आयु है, उसकी जो बुद्धि है वो लगभग हम कह सकते हैं कि उस बुद्धि जो है वो उसकी 120 है, ठीक है। और वास्तविक आयु उसकी वास्तविक आयु हिसाब से है, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। शैक्षिक आयु मतलब उसकी जो शैक्षिक आयु है वो कैसी है और वास्तविक आयु कैसी है। जैसे किसी की शैक्षिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु उसकी 10 वर्ष है, मतलब 10 वर्ष का बालक है, 12 वर्ष के बालक जितनी बुद्धि रखता है वो, और इंटू 100 करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 120 निकल के आएगा, मतलब ये बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला पेपर है, अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है, विद्यालयों में 2 प्रकार के पिछड़े बालक पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सामान्य पिछड़े बालक, एक होते हैं विशिष्ट पिछड़े बालक। सामान्य पिछड़े बालक कौन सी है? जो सभी विषयों में पीछे रहे, ऐसे बालकों को पिछड़े बालक कहते हैं। विशिष्ट पिछड़े बालक ऐसे होते हैं जो 1 या 2 विषयों में अपनी आयु के अन्य साथियों के साथ नहीं चल पा रहे हैं, इन्हें कहते हैं विशिष्ट पिछड़े बालक, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 34। पॉइंट नंबर 34 क्या कहता है कि समूह के प्रकार। तो समूह के प्रकार लेस्टर एफ वार्ड ने समूह के 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? एक होता है आपका ऐच्छिक समूह और एक होता है आपका अनिवार्य समूह। ऐच्छिक समूह वो होता है जैसे राजनीतिक दल है, आपका खेल का समूह है, यहाँ आप आसानी से जाते हैं, अपने मन से जाते हैं। एक होता है अनिवार्य समूह, जैसे परिवार है, जाति है, समूह है, लिंग है, समूह है, ठीक है। जाति समूह, लिंग समूह, परिवार, इन सभी में आपको जाना ही जाना पड़ता है। परिवार के हैं तो परिवार में तो रहना ही रहना पड़ता है। तो लेस्टर ने कितने बताए समूह के? 2 प्रकार बताइए। अगला हमारा गिलीन ने समूह को 6 भागों में बांटा। जो गिलीन है इन्होंने समूह को कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। हमारा पॉइंट नंबर 35 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कौन कौन से 6 भाग हैं आप ये देख लीजिए। रक्त संबंधी समूह, शारीरिक संबंधी समूह, क्षेत्रीय संबंधी, अस्थिर संबंधी, स्थायी समूह, सांस्कृतिक समूह, ठीक है। इनको आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला पॉइंट है 36 नंबर का पॉइंट है, सी समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों से किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंध के द्वारा एक दूसरे के समीप रहे हों। ये बात कहते हैं हमारी मैकाइवर एवं वेज कहती है, ठीक है। अगला हमारा है व्यक्तिगत परामर्श की 4 विशेषताएं अवस्थाएं होती हैं। जो व्यक्तिगत परामर्श होता है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? उसकी 4 अवस्थाएं होती है आपकी, जो व्यक्तिगत परामर्श दिए जाते हैं। अगला हमारा बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण क्या है कि फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने सन 1905 कितना? तो सन 1905 आपको याद रखना है, ठीक है। सन 1905 में सर्वप्रथम 30 प्रश्नों का एक बुद्धि परीक्षण बनाया था, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 39 कहता है कि 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन द्वारा इसमें संशोधन करने के कारण इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट रखा गया। कब? 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जो टर्मन थे उन्होंने। इसी के बाद हमारा अगला जाता है 1937 में। तो 1937 में आपके मेरिल ने टर्मन की सहायता से 90 प्रश्नों का टेस्ट बनाया और इसका नाम टर्मन मेरिल स्केल नामकरण हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या नाम हुआ 1937 में? तो मेरिल स्केल टर्मन। अगला हमारा 1908 में। 1908 में बिने ने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का विचार प्रस्तुत किया था। किसने किया? बिने ने। कब किया? 1908 में। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, टर्मन ने बिने की मानसिक आयु के विचार को स्वीकार किया और एक फॉर्मूला दिया बुद्धिलब्धि का कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 42 क्या कहता है कि रुचि। आपकी जो रुचि होती है, रुचि को अंग्रेजी भाषा में इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट शब्द लैटिन भाषा के इंटरेसेस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है इसके कारण पार्थक्य, ठीक है। इसके कारण पार्थक्य, ये इसका अर्थ होता है किसका? इंटरेस्ट का, ठीक है। किस चीज में आपकी रुचि है। अगला हमारा 43 नंबर का पॉइंट है कि रुचि किसी प्रवृत्ति का गत्यात्मक पहलू है। ये बात ड्राइवर साहब कह रहे हैं। ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है वो किसी प्रवृत्ति का गत्यात्मक पहलू है। अगला हमारा आ जाता है रुचि जो होती है, रुचियों के प्रकार। रुचियों के प्रकार कैसे होते हैं? तो सुपर जो थे उन्होंने रुचि को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? एक होती है अभिव्यक्त रुचि और एक होती है आपकी प्रदर्शित रुचि, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 45 क्या है फ्रेंड्स? ये अगर आप ये इनको भी अच्छे से कर लेते तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। चलिए हमारा अगला पॉइंट है हान तथा मैकलेन।
हान तथा मैकलन ने रुचियों के 3 प्रकार बताए। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी अभिव्यक्त रुचि, एक होती है आपकी प्रेषित रुचि और एक होती है आपकी मापित रुचि। तो हान तथा मैकलन ने कितने बताए? 3 प्रकार बताए हैं किसके? रुचि के। अगला हमारा आ जाता है 46 नंबर पॉइंट है, भारत में सन 1956 में इलाहाबाद मनोवैज्ञानिक ब्यूरो ने सर्वप्रथम कूडर रुचि पत्र के अनुसार के आधार पर एक व्यावसायिक रुचि पत्र का निर्माण किया। किसके? कूडर रुचि पत्र के आधार पर किसका? व्यावसायिक रुचि पत्र का निर्माण किया था किसने? इलाहाबाद मनोविज्ञान ब्यूरो ने। अगला होता है हमारा अभिवृत्ति परीक्षण। अभिवृत्ति परीक्षण क्या होता है? ये आपको होता है एटीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एटीट्यूड टेस्ट सन 1927 में थर्स्टन ने सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापन का कार्य प्रारंभ किया। किसका? अभिवृत्ति मापन का मतलब एटीट्यूड टेस्ट का कार्य प्रारंभ किया। कब? 1927 में किसने किया? थर्स्टन ने। ठीक है, हमारा अगला आ जाता है 48 नंबर का पॉइंट है। 48 नंबर पॉइंट है योग निर्धारण विधि। योग निर्धारित विधि जो है वो आपकी लिकर्ट ने दी है। स्केलोग्राम विधि आपकी गटमैन ने दी है। क्रमबद्ध अंतर विधि आपकी 1937 थर्स्टन ने दी है और विभेदकारता विधि 1948 एडवर्ड्स तथा किलपैट्रिक ने दी है। और आपकी अगली आ जाती है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ये आपकी 1952 ओसगुड ने दी हुई है। अगली बात करते हैं हम जुंग के। तो आपके हमने व्यक्तित्व से रिलेटेड भी एक क्लास करा दिया आपने, अगर वो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिएगा। और इन सभी के जो भी नोट्स थे वो पेड स्टूडेंट को भेजे जा चुके हैं, इंडिविजुअल सभी के सभी नोट्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा जुंग महोदय ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो 3 पद। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और ये होते हैं उभयमुखी या मध्यमुखी। अंतर्मुखी वो होते हैं जो अपने आप में खुले रहते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक हैं, आपके डॉक्टर हैं, ये सभी अपने आप में खोए हुए रहते हैं। बाह्यमुखी या बहिर्मुखी की बात करें तो ये दूसरे की जिंदगी से बड़ा मतलब रहता है ना, जैसे कि आपके नेता। ठीक है, अगली बात करते हैं हम मध्यमुखी या फिर उभयमुखी। ये दोनों हो सकते हैं, जैसे कि आपका टीचर है तो टीचर के अंदर आप देखिएगा जब वो कक्षा में पढ़ाएगा तब वो कैसा होगा? तब वो होगा आपका बहिर्मुखी, लेकिन जब वो घर रहेगा तो कैसा? अंतर्मुखी। ठीक है, अगला हमारा स्ट्रॉन्ग ने रुचि मापन के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। तो स्ट्रॉन्ग ने तो रुचि मापन के क्षेत्र में किसने काम किया? तो स्ट्रॉन्ग ने रुचि मापन के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। तो फ्रेंड्स आज के ये थे हमारे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। जी हाँ फ्रेंड्स, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे जिसको आज मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है। इनमें जो भी आपके क्वेश्चंस इंपोर्टेंट बन रहे थे, जैसे आपका बुद्धि से था, आपका संप्रेषण से था, आपका प्रशासन से था, आपका नेतृत्व से था और आपका अगला आता है हमारा किसका? व्यक्तित्व से था। इन सभी की मैंने आपको सेपरेट क्लासेस भी करा दी है, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी है, जो हमारे पेड स्टूडेंट उन सबके पास पहुंच गई होगी। तो फ्रेंड्स ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। परीक्षा देने से पहले सेशन को आप जरूर देख लीजिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो फिर सेशन को लाइक कीजिए, अपना कमेंट करना ना भूलें। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।